अच्छा जी। अब एग्जांपल्स उन्होंने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डिस्कस की हुई है, उसमें उन्होंने सोडियम क्लोराइड को डिस्कस किया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड को डिस्कस किया हुआ है, डायमंड, सल्फर, माइका। माइका एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही होता है हमारे पास। और कुछ एग्जाम्पल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक फॉर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजरमेंट्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आ सकते हैं, वो वेरी कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, जो आपने सिंपली एक सिंपल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? Do you know what physical properties are and chemical properties are? सर बॉइलिंग हम्म। सर पॉइंट फिजिकल मेल्टिंग। प्रॉपर्टीज जो होती है वो मतलब एक चीज की जो कलर फिजिकल हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर हाँ, शेप फिजिकल वगैरह। कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, तो मेल्टिंग स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट्स हो डिफरेंस। गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गई। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास। उसकी फ्लेमेबिलिटीज आ जाती हैं, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिसिटी आ जाती है, एसिडिटी आ जाती है हमारे पास। नॉर्मली जनरली हम इस तरीके से उनको डिस्कस करते हैं। And let's not get into that for now. The solids having structure in between order and disordered are called polycrystalline or polymeric solids. जो मैंने आपको बताया भी था कि इन बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। दे आर पार्शली और पूर्ली क्रिस्टलाइन। वो क्रिस्टलाइन अलोंग द ग्रेन होते हैं, ग्रेन बाउंड्री, दिस इज यानी इस बाउंड्री के इनसाइड स्ट्रक्चर का क्रिस्टलाइन होगा। ये ग्रेन बाउंड्री में यहाँ पे, या ये ग्रेन बाउंड्री है तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। बट इन रेफरेंस टू दिस एंड इन देयर रेफरेंस टू इट, ये क्रिस्टलाइन एक दूसरे के कंपैरिजन में ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे एक सर्टेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी वही एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो पॉलीक्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, so solid material is made up of many small crystals in random directions is called polycrystalline solids। यहाँ पे उसने ग्रेन को भी डिस्कस किया हुआ है कि the small crystals in polymeric solids are crystallites or grains oriented in different directions with sharp grain boundaries। Grain size could be of 10 raised to power 2 nanometers to 10 raised to power 3 nanometers। Polycrystalline materials are isotropic and exhibit same properties in all direction। अब देखो polycrystalline और अगर उसकी डिफरेंशिएशन में करेगा तो हमारे पास एक डिफरेंस ये भी आ गया। ठीक है, कि ये एनाइसोट्रॉपिक होता है फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये आइसोट्रॉपिक होता है फॉर मतलब पॉलीक्रिस्टाइन सॉलिड जो है वो हमारे पास आइसोट्रॉपिक होता है। अब पॉलीमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कुछ नेचुरल होता है, सिंथेटिक। उसने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं कि पॉलीक्रिस्टाइन सॉलिड्स के अंदर पॉलीमर्स आ जाते हैं हमारे पास। पॉलीमर्स हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, मे बी इन 9th और 10th। और 10th में है पोलीमराइजेशन। हाँ, अल्केन्स एल्कीन्स के बाद अंदर पोलीमराइजेशन हमारे पास है, मल्टीपल यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव अ स्ट्रक्चर। उसमें फिर टू टाइप्स ऑफ पोलीमराइजेशन आ जाती है, एडिशन और कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। तो यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस की हुई है यहाँ पे कि पॉलीमर्स अकर इन नेचर। उसमें उसने कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं कि रबर having the formula this and resin where synthetic polymers are polyethylene and polystyrene। पीवीसी पॉलीमर, पीवीसी का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। अब उसने यहाँ पे पॉलीमर्स को थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया, जो मैंने आपको बताया भी है। पॉलीमर्स आर मेड अप बाय रेपिटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। पोली मींस मेनी, मर्स मीन यूनिट्स, मेनी यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। मैं ये लिख भी देता हूँ सो दैट यू कुड हैव समथिंग टू रेफर टू। पोली मीन्स many and mers mean units। many units combine to give a larger structure। उसमें polymerizations आती है हमारे पास। ठीक है, ये आगे से लिखा भी हुआ है, to make larger chains of molecules by the process called polymerization। the properties of these includes low specific gravity than the lightest of metal, exhibit good strength to weight ratio, tough होते हैं, resistant to corrosion
एंड लैक ऑफ कंडक्टिविटी काइंड ऑफ यूजेस हैं इसके कि व्हाई डू वी नीड टू डू द पोलीमराइजेशन, उनके ये फैक्टर्स कुछ आ जाते हैं हमारे पास। बेसिक वोकैबुलरी है, नथिंग टू गो इन डेप्थ फॉर। और अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे पास क्या होते हैं, थर्ड कैटेगरी, दैट डू नॉट हैव अ रेगुलर स्ट्रक्चर। अमॉर्फस मीन विदाउट स्ट्रक्चर। यू कैन कंसिडर इट, इनको ग्लासी भी इस वजह से कहते हैं। लिक्विड आप यूं समझो कि लिक्विड स्ट्रक्चर को अगर हम सॉलिडिफाई कर दें तो हमारे पास वो कौन से सॉलिड्स बन जाते हैं, अमॉर्फस। बल्कि उसने यहाँ पे लिखा भी होगा, amorphous solids are also called glassy liquids having structures like frozen liquids. They have fixed volume but do not have regular geometrical shape as shown in the figure 7.3। 7.3 का यहाँ पे amorphous solids हमारे पास regular structure है, disordered structure होता है हमारे पास। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हमें पता लगे थे अगेन एक्सरेज के थ्रू, टोमोग्राफी के थ्रू हमने स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था। तो हमारे पास डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जो आया था इन सॉलिड्स, उसको थर्ड कैटेगरी में पुट किया गया, विच वाज नोन एज एमोर्फस सॉलिड्स। अब इसके अंदर भी कुछ हमारे पास ऐसे पॉकेट्स वगैरह होती हैं जहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑफ एटम्स जो है उनका ऑर्डर्ड क्लस्टर होता है। ठीक है, तो उसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड मटेरियल्स भी कहा जाता है। उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं भी यूज में हमारे पास आती हैं। जैसे हम लोगों ने वो क्रिस्टलाइन, एक वर्ड था लिक्विड क्रिस्टल वाला पढ़ा था ना हम लोगों ने, कि सर्टेन लिक्विड शो अ प्रॉपर्टीज के वो पहले एक मिल्की में होते हैं देन वो जो है क्लियर फॉर्म में जाते हैं। इस तरीके से सॉलिड्स के अंदर भी दे हैव फाउंड सम पॉकेट्स या फ्रैक्शंस उन्होंने फाइंड आउट किया था इनमें एटम का जो है वो ऑर्डर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उनके टेम्परेचर्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट्स आता है। ये सब कुछ एक्सरे जो तीनों प्रॉपर्टीज थी, सॉरी प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ, सॉलिड के स्ट्रक्चर्स, दे वर डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे टोमोग्राफी के थ्रू। थ्री डायमेंशनल वेज में उन्हें चेक किया गया था, फिर सॉलिड्स को इन तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया था। अमॉर्फस सॉलिड की सबसे फेमस जो मतलब एक्सटेंसिवली यूज्ड एग्जांपल है वो हमारे पास कौन सी आती है, ग्लास आती है हमारे पास। ठीक है, उसमें रबड़ भी आ जाता है, उसमें ग्लास भी आ जाता है हमारे पास। और अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव द प्रॉपर्टी कि वो विथस्टैंड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, और उनकी एफिशिएंसी के ऊपर कोई एज इट इज कोई फर्क नहीं आता एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, और जब आप इनको कट करोगे तो ये क्लीन क्लीवेजेस देंगे या अनक्लीन देंगे, अनक्लीन। अनक्लीन क्लीवेजेस देंगे। ठीक है, क्योंकि वो डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्ड हैं, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, तो जब हम उन्हें क्लीवेज कट करेंगे तो वो हमें अनक्लीन क्लीवेजेस देते हैं हमारे पास ड्यू टू देयर डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास। ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह डिस्कस किए दे आर मेंशन्ड हियर कि अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं हमारे पास, दे कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर विदाउट इफेक्टिंग देयर एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन एंड वो, और कटिंग के ऊपर वो हमें अनक्लीन जो है वो। अब उसके उन्होंने कहा हाउ दे आर अचीव्ड, उसने कहा दीज सॉलिड्स आर मेल्टेड एंड देन कूल्ड स्लोली। तो उसकी वजह से उसके पास क्या होगा, तो हमारे पास जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर हम उनको क्या करें, अगर हम उनको मेल्ट करें एंड वी लेट देम टू कूल डाउन स्लोली, तो अमorphous solids कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बाकी यूजेस इनके आगे जाके उन्होंने एग्जांपल्स कुछ डिस्कस भी किए हुए हैं, हम उसमें चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन, सॉरी, यूनिट सेल एंड क्रिस्टलाइन लेटिस का हमारे पास। यूनिट सेल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, दिस इज हाउ यूनिट सेल लुक लाइक। और अगर हम इसकी रेपिटेशन करते हैं थ्री डायमेंशनल, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल लेटिस के अंदर। यूनिट सेल को जब हम डिफाइन करते हैं तो यूनिट सेल की डेफिनेशन एक तो आपको रट जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, क्योंकि उसकी डेफिनेशन बहुत आती है। यूनिट सेल जो होता है हमारे पास एक बेसिक पोर्शन होता है, अगर हम उसको, अगर हम एक यूनिट सेल को लें और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, दैट प्रॉपर्टीज वुड बी अवेलेबल इन थ्रू आउट द क्रिस्टल एज वेल। ठीक है, सो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक पोर्शन व्हेन रिपीटेड, मतलब उसको रिपीटेडली स्टैक्ड अप करें वन अबव द अदर, तो हमारे पास क्या आता है, क्रिस्टल लेटस आता है। ये उसकी डेफिनेशन यहाँ पे है भी कि द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल obtained by repetition of unit cell is known as crystal lattice। एंड यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करता है, इज द स्मॉलेस्ट बेसिक पोर्शन
of the crystal which repeatedly stacked into three dimensions to make an entire crystal structure। हमारे पास कि अगर मेरे पास एक ये यूनिट सेल है, दिस इज द यूनिट सेल, मैं इसको वन अबव द अदर स्टैक अप करूं ऑन थ्री डायमेंशनली, तो हमारे पास क्या आएगा, एक क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इस यूनिट सेल के पास वो तमाम प्रॉपर्टीज होंगी जो एक क्रिस्टल लेटिस के ऊपर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl का एक यूनिट सेल लेता हूँ, इसके पास इट विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज जो अगर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास होंगी, इट वुड शो एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टीज। और वो यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटिस को फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है हमारे पास। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड एंड फेस क्यूबिक सेंटर्ड के अंदर हम उस फेस सेंटर्ड क्यूबिक सॉरी में डिवाइड किया जाता है। जो बॉडी सेंटर्ड होता है हमारे पास, सॉरी सिंपल क्यूबिक जो होता है, उसके 8 एटम्स होते हैं ऑन ईच साइड। क्यूब का तो आपको पता है ना, क्यूब क्या होती है हमारे पास, जिसकी हमारे पास जो लेंथ बेस एंड हाइट सब सेम होती है, उसके Yes. एजेस पे हमारे पास क्या होता है, 8 एटम्स हों अगर, तो उसको हम कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे, उसको हम बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर का नाम देंगे। अगर सॉरी सेंटर क्यूबिक का नाम देंगे। अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो जिसके सेंटर में एक एडिशनल एटम हो सच दैट हमारे पास एजेस पे 8 एटम्स हो हमारे पास, ठीक है, एंड वन एटम एट द सेंटर हमारे पास हो, दैट इज कि 2 एटम्स पर यूनिट सेल हो हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या बनता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और अगर हमारे पास ये जो फेसेस बन रहे हैं, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, मतलब जो हमारे पास फेसेस आ रहे हैं, अगर ईच फेस में हमारे पास एक एटम साथ में आ रहा हो, 8 फेसेस है ना, तो 8 फेसेस में ईच फेस हैज अ सेंटर्ड एटम, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। उसके कॉर्नर्स पे हमारे पास क्या होंगे, 8 एटम्स होंगे एंड वन एटम एट ईच फेस एंड 4 एटम्स पर यूनिट सेल। इसमें कितने थे, 2 एटम्स पर यूनिट सेल, इसमें कितने होंगे, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। सब में कॉमन क्या है कि एजेस पे क्या है, 8 एटम्स हैं हमारे पास पर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, सेंटर में एक, बिल्कुल सेंटर ऑफ दिस क्यूबिक जो है एक एटम एग्जिस्ट करेगा सच दैट 2 एटम्स पर यूनिट सेल आ जाए, तो वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बन जाता है। और अगर ईच फेस हैज वन एटम, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, यहाँ पे बना लेते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये आई ट्राई टू कलर देम ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। अब एक फेस ये बन रहा है, एक फेस ये बन रहा है, एक फेस ये बन रहा है, एक फेस हमारे पास ये बन रहा है। पहले तो हमें पता है ना, चार तो बाहर बाहर वाले, एक दो, नीचे तीन, सामने चार, पांच, छः, छः तो आ जाएंगे और ऊपर नीचे मिला के हमारे पास पूरे 8 बन जाएंगे। ठीक है। तो अगर ईच फेस हैज वन एटम, तो सच दैट कि हमारे पास 4 एटम्स पर यूनिट सेल आ जाए, तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहलाता है। अब इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 7 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर। वो हमारे पर डिपेंड करते हैं उनकी साइड्स के ऊपर और उनके एंगल्स के ऊपर। ठीक है। सपोज अगर मेरे पास, मैं इसके ऊपर ही बना के दिखा देता हूँ आपको, हमारे पास ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये साइड हमारे पास क्या है, सी। ठीक है। बिटवीन बी एंड सी हमारे पास जो होगा वो अल्फा होगा, बिटवीन बी एंड ए हमारे पास गैमा होगा, बिटवीन ए एंड सी हमारे पास जो है वो बीटा होगा। ये एंगल्स होते हैं बिटवीन दी साइड्स। इन तीन साइड्स और तीन एंगल्स की बेसिस पे हमारे पास 7 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया जाता है, विच इज सिंपल क्यूबिक सादा वाला बिल्कुल, एक टेट्रागोनल होता है, एक ऑर्थोरोम्बिक होता है, एक रोम्बिक हेड्रल होता है, एक मोनोक्लिनिक होता है, एक ट्राइक्लिनिक होता है, और एक हेक्सागोनल होता है। कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं,
7 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसकी बेसिस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, साइड्स और एंगल्स की बेसिस के ऊपर, अल्फा बीटा एंड गामा की बेसिस के ऊपर। ठीक है। अब ज्यादा लिखने की बजाय अगर मैं आपको लेके जाऊं कि अगर तीनों साइड्स और तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल्स टू 90 हैं, तो वो कौन सी शेप बनेगी हमारे पास, सिंपल क्यूबिक की। टेट्रागोनल शेप कब बनती है, इफ ए इज इक्वल्स टू बी बट बी इज नॉट इक्वल्स टू सी बट एंगल्स ऑल आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, तो वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल नहीं होती बट ऑल ऑफ द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर विच इज 90 डिग्रीज। जो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, इनमें कोई भी एंगल 90 के इक्वल ना हो तो वो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली मोनोक्लिनिक के अंदर हमारे पास जो है तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं, गामा इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा बट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90, ये दोनों एंगल 90 के इक्वल होते हैं बट गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 होता है इसके अंदर हमारे पास, तो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर आ जाता है। इफ ऑल ऑफ द थ्री एंगल्स एंड ऑल ऑफ द थ्री साइड्स एंड ऑल ऑफ द थ्री एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो वो ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास। सिमिलरली हेक्सागोनल एंड द लास्ट स्ट्रक्चर हमारे उसके अंदर कि इफ ए इज इक्वल्स टू बी विच मीन अगर ये भी 2 है तो ये भी 2 होगा बट ये इक्वल्स नो सी है विच मीन्स ए इज नॉट इक्वल्स टू सी एज वेल, ये कॉमन सेंस की बात है, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी बट ए इज इक्वल्स टू बी, तो ये रिलेशनशिप ऑलरेडी बट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएंगे। इसमें अल्फा और बीटा का एंगल कितना होता है 90 बट गामा का एंगल किसके इक्वल होता है 120 डिग्रीज के अकॉर्डिंगली। तो इस बेसिस इस तरीके से हमारे पास 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनको हम लोगों को याद करना है इन कॉन्टेक्स्ट टू देयर साइड्स एंड एंगल्स। और उसके बाद उन्होंने ये 3 प्रॉपर्टीज उनके यूजेस को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें डायमंड जो है वो उसकी फेमस, पर हमें पता है डायमंड की यूजेस हर जगह पे तकरीबन होते हैं, मशीनरीज में भी होते हैं, ज्वेलरी में भी होता है, इंडस्ट्री के अंदर भी होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का आप लोगों ने सुना होगा, क्वार्ट्ज क्या होता है हमारे पास, सिलिका मोस्टली होता है, सिलिका जो सैंड स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। आपको पता है कंप्यूटर्स वगैरह वो तमाम मशीनरी वगैरह क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पे डिपेंड करी होती है। अमorphous सॉलिड्स में ग्लास और हमारे पास रबड़ आ जाता है। दोनों के आपको यूजेस पता है, ग्लास किस में यूज होते हैं, बर्तनों में भी यूज होते हैं, विंडोज बनाने के लिए भी यूज होते हैं, रबड़ को टायर बनाने में यूज करते हैं, रोप्स बनाने में यूज करते हैं, फुटवेयर्स में यूज होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल यूजेस हैं। एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पास जो है सिरामिक्स आ जाते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइंस आ जाते हैं हमारे पास, उनके बहुत वास्ट जो है वो यूजेस आते हैं हमारे पास इसके अंदर। ठीक है। सो व्हाट यूनिट सेल इज, यूनिट सेल किसको कहते हैं हमारे पास, हाउ डू वी डिफाइन यूनिट सेल, नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन बट यूनिट सेल हमारे पास क्या होता है, किसी स्मॉलेस्ट भी क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा। which has the complete properties of the crystal is known at unit cell। अगर हम यूनिट सेल को स्टैक कर दें वन अबव द अदर 3 डायमेंशनली तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रिस्टल क्रिस्टल। लेटिस बन जाएगा। क्रिस्टल लेटिस के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं, कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इनकी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, सेंटर में एक एटम होता है सच दैट 2 एटम्स पर यूनिट सेल होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, each face has an atom and 8 atoms at each edges such that 4 atoms per unit cell हो गया हमारे पास। और फिर 7 बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो याद होनी, बताया था कि जब फोर्स अप्लाई होती है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स को हमने कैसे डिस्कस किया था कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड और उसकी लेंथ शेप या वॉल्यूम के अंदर चेंज आए, दैट इज नोन एज deformation in a solid। when a force is applied and it brings some change in shape, length or volume, that is known as deformation। अब जैसे प्लास्टिक बॉल को अगर आप स्क्वश करोगे तो उसकी शेप में चेंज आएगा हमारे पास, अगर मैं इस रबड़ को स्ट्रेच करता हूँ
तो अब अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो उसके अंदर चेंज आएगा, उस उसको क्या नाम दिया जाता है? डिफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। डिफर। अब नॉर्मली तो हमें ये पता है कि सॉलिड्स की जो सॉलिड्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेयर्स कुड स्लिप पास्ट ईच होता है, जिसकी बेसिस पे डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी उसमें क्रिएट होती है। सो फोर्स की एप्लीकेशन की बेसिस के ऊपर जो चेंज प्रोड्यूस होगा सॉलिड के अंदर, दैट वुड बी नोन एज डिफॉर्मेशन, ठीक है। ओके सर। फिर डिफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास अगले आने वाला टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट आता है? स्ट्रेस, कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें ऑन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। उसको हम ऐसे करके शो करते हैं, ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है? स्ट्रेन, कि जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया उसकी बेसिस पे अगर लेंथ में चेंज आए, शेप में चेंज आए, या वॉल्यूम में चेंज आए, दैट इज नोन, उसकी रेशो यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, या चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप, दैट इज बी नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि वो रेशो है सेम ही क्वांटिटी की, सो इट वुड नॉट हैव एनी यूनिट हमारे पास। ओके। अब स्ट्रेस जो है उसको हम तीन कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। लेट मी टेक यू टू दैट पार्ट। ये कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें ऑन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया और वो उसमें लीनियर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करें, तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू द एरिया एंड इट प्रोड्यूसेस डिफॉर्मेशन इन शेप, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? shear स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। और अगर, अच्छा, इसकी डायमेंशंस को भी ध्यान में रखना होता है कि अगर हम ऑल डायमेंशंस में अप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आता है, उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। अगर हम वन डायमेंशन में अप्लाई करें तो वो लेंथ में चेंज प्रोड्यूस करता है, उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और अगर हम फोर्स अप्लाई करें एज अ कंपोनेंट एक्टिंग टेंजेंट टू द एरिया, टेंजेंट टू द एरिया का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अगर हम उस तरीके से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, इट प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप, दैट इज नोन एज shear स्ट्रेस। उसको उसने फर्दर 5 कैटेगरीज में किया है कि अगर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कंप्रेशनल स्ट्रेस का नाम दिया जाएगा। अगर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसको टेंशन स्ट्रेस का नाम दिया जाएगा। shear शेप का होता है, टॉर्शनल होता है अगर हम उसको रोटेट करें, ऐसे, इस तरीके से हम रोटेट करें ना उसको, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको टॉर्शनल का नाम दिया जाता है। और अगर हम उसको बेंड करें तो वो भी एक कैटेगरी हमारे पास आती है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, a deformation is produced. The quantitative measure of that deformation is known as stress. Sorry, strain. ठीक है। स्ट्रेन कैन बी फाउंड बाय अ रेशियो ऑफ द चेंज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। इट कुड बी लेंथ, शेप और वॉल्यूम। उसका कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस की बेसिस पे स्ट्रेन को डिवाइड किया जा सकता है 3 कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी हमारे पास होती है? इट्स टेंसाइल स्ट्रेन, इट्स shear स्ट्रेन, इट्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयर में हमारे पास क्या होगा? चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप। और टेंसाइल में क्या होगा? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे एक और कैटेगरी को भी उसने डिस्कस किया है, विच इज पॉइजन रेशो। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। बट अगर आप इसके ऊपर फोकस करो कि एक हमारे पास ये शेप है, इट हैज अ सर्टेन लेंथ एंड उसकी ये सर्टेन ब्रेथ है हमारे पास, ठीक है। हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो चेंज इन बेस जो आया वर्सेस जो चेंज इन लेंथ आया, जब हम इसकी रेशियो लेते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाता है? पॉइजन रेशियो का नाम दिया जाता है हमारे पास, ठीक है। दैट इज डेल्टा बी ओवर बी ओवर डेल्टा एल ओवर एल।
इस रेशो को क्या नाम दिया जाता है? पॉइजन्स रेशो। ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को रेफर करके भी उसको कह सकते हो। ट्रांसवर्स वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल जो होता है ना हमारे पास, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल याद है वेव्स में आपने पढ़ा था? ट्रांसवर्स क्या होता था? जी सर। परपेंडिकुलर। और और एक लॉन्गिट्यूडनल क्या होता था? पैरेलल। सो परपेंडिकुलर वर्सेस पैरेलल स्ट्रेन जो होता है हमारे पास, उसको क्या नाम दिया जाता है? पॉइजन रेशियो का नाम दिया जाता है आसान लफ्जों के अंदर। लेकिन अगर आप पिक्टोरली इसको देखना चाहें, तो जो चेंज इन बेस ओवर ओरिजिनल बेस एंड चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ की रेशियो होगा हमारे पास, उसको क्या नाम दिया जाता है? अब ऑब्वियसली बेस में देखो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर आ रहा है ना, और लेंथ में क्या आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशियो। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको कहते हैं हम लोग? अहमद, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको कहते थे? स्टार्ट में हमने बात की थी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? या इलास्टिक मॉडुलस किसको कहते थे? क्या? हेलो। इलास्टिक मॉडुलस किसको कहते थे बच्चों? रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज नोन एज यस सर इलास्टिक याद है। मॉडुलस। अगर हम स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो निकालें, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? इलास्टिक मॉडुलस का। अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ लेंथ डिस्कस करें, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? यंग्स मॉडुलस का नाम दिया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डिस्कस करें, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? बल्क मॉडुलस का नाम दिया जाएगा। और अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ शेप डिस्कस करें, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? शेयर मॉडुलस का नाम दिया जाएगा। लेट मी टेक यू टू दैट पोर्शन। उसने पॉइजन रेशियो को डिस्कस किया हुआ है कि इट्स ट्रांसवर्स स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, टेंसाइल इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, shear stress is displacement of sheared face over displacement of fixed face। नॉर्मली इसको आसान लफ्जों में शेप की टर्म्स में भी बात करते हैं, जैसे उसने लिखा भी हुआ है। ठीक है। produces change in shape of the body। तो डेल्टा एक्स इज द चेंज शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप। आगे जाके इसका उसने अच्छा रिलेशनशिप भी डिस्कस किया हुआ है, मैं एग्जांपल पे आपको लेके जा, एग्जांपल तो नहीं, उसने एक शेप को डिस्कस किया हुआ है। और अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो उसको चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम दिया जाएगा। हियर इज द इलास्टिक मॉडुलस कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक मॉडुलस। एंड इफ इट्स डिस्कसिंग the stress over tensile stress over tensile strain is known as elastic modulus, sorry, Young's modulus हमारे पास। बल्क मॉडुलस में हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है हमारे पास, उसको बल्क मॉडुलस का नाम दिया जाता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। नेगेटिव साइन को हमने नॉर्मली क्या बात किया हुआ है कि वो नॉर्मली डिक्रीज के लिए शो करता है या चेंज इन डायरेक्शन के लिए शो करता है। तो अब देखो, जब आप वॉल्यूम को चेंज करोगे, तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा थ्री डायमेंशनली, तो वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। तो ये नेगेटिव साइन उस डिक्रीज को शो कर रहा होता है कि देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो नेगेटिव साइन का वो आएगा। बट एज अ होल हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, उसने आगे लिखा भी हुआ, बट बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव साइन सिर्फ किसको शो कर रहा होगा? डिक्रीज इन वॉल्यूम, एज यू कुड सी इन दिस डायग्राम। जब आप उस पे, ये उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, ठीक है, दैट बाउंड्री इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। आपने थ्री डायमेंशनल फोर्सेस पे अप्लाई की, जो चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, इसलिए उसको नेगेटिव का साइन दिया गया। शेयर मॉडुलस के अंदर हमारे पास स्ट्रेस ओवर शेयर आता है। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन शेप। अब ये देखो, मैं आपको कहता था ना, उसने एक अच्छी डायग्राम शो की हुई है कि चेंज इन शेप लेके आए। दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज वाई, ओरिजिनल शेप। अब ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास थीटा, इट कुड ऑल्सो, अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना हमारे पास, तो दिस थीटा इज गिवन बाय टेंजेंट डेल्टा एक्स ओवर वाई। अगर ये एंगल बहुत स्मॉल हो, वी कैन अप्रोक्सीमेटली राइट इट एज थीटा डेल्टा एक्स ओवर वाई। दैट इज कि यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर वाई की जगह पे हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। तो शेयर मॉडुलस का एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा
F/A थीटा। अगर एंगल बड़ा है तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा लिख देंगे, एंगल अगर छोटा है तो जस्ट थीटा लिख देंगे। सो दैट इज द अनदर फॉर्मूला फॉर शेयर मॉडुलस। और इस एंगल को क्या नाम दिया जाता है? एंगल ऑफ शेयर। ये देखो शेप में चेंज आया उसके अंदर। तो ओरिजिनल शेप ये थी मेरे पास, ठीक है। डेल्टा एक्सिस तो शो कर रहा है चेंज इन शेप को। तो जो एंगल स्वैप किया उसने बाय द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स इज नोन एज shear angle. ओके।